मेरे जख्म लग चुके थे पैर में, नाक ये पूरी कट चुकी थी यहाँ से पूरा। तो एक मेरे सामने साथी था, मैं उसको फर्स्ट एड करने के लिए बोला, उसने फील्ड पट्टी निकाली, उसका हाथ यहाँ तक पहुँचा होगा, यहाँ पे गोली लगी। एक मेरे बगल का साथी जिसने ट्रेनिंग भी साथ में किया था, उसको सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी मेरी गोद में लेट गया। जिसके सामने उस पल भर के अंदर दोनों साथी को गोलियों से भूनता हुआ देखता है तो क्या बेइज्जती होगी। उसके बाद उनको जब यकीन सा हो गया, क्योंकि मैं जख्मी इतना हो गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद होने लगा था, बेहोशी छाने लगी थी, लेकिन अभी तक देख पा रहा था। तो उनके कमांडर्स ने बोला कि साले ये मर चुके हैं, इनको रीचेक करो। तो मैं भी ऐसी तरह से पड़ा हुआ था। पाकिस्तान के जवान एक एक हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दाग रहे थे, तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी हमारी। तो उसने फर्स्ट में बाजू में, पैर में, जांग में गोली मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा, देखता रहा कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस दर्द को चेहरे पर आने ही नहीं दिया, पीता रहा उसको। जब वो गोली मार करके चला गया, तो तब फिर एक अपने मन के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक भी नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। उसी विश्वास की बदौलत आज मैं बैठा हुआ भी हूँ, आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ। रियल लाइफ हीरो आपने कई बार देखे होंगे, कई देशभक्ति की फिल्मों में आपने उनको देखा होगा और उठ के सैल्यूट भी मारा होगा, लेकिन हम आपको आज रियल लाइफ हीरो बताने वाले हैं, उनसे बात कराने वाले, उनकी जीवनी बताने वाले हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कैप्टन योगेंद्र सिंह है, जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने शरीर पर 15 बुलेट खाई, लेकिन अपना हौसला नहीं छोड़ा और कारगिल युद्ध में देश को विजय उन्होंने बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए योगेंद्र यादव जी है। सर, आप तो रियल लाइफ हीरो हो, आप मुझे बताइए कि 1999 का जो कारगिल युद्ध था वो कैसा हुआ, आपका अनुभव कैसा रहा, आप 15 गोलियां खाने के बावजूद वो जज्बा कैसा था कि मुझे देश के लिए लड़ना है? हाँ बिल्कुल, वो जो हालात थे वो एक अलग ही हालात थे। भारतीय सेना ने एक ऐसा ये पहला युद्ध लड़ा जो बिना तैयारी के था। इतनी जल्दी से हमें वहाँ पर डिप्लॉयड होना पड़ा और वो जोश, जुनून और जज्बे से ही जीता जा सका, क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग है हमेशा जवान को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रखती है, लेकिन फिर भी एक तैयारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम कश्मीर वैली में थे, अचानक से हमें आदेश मिला कि जो है द्रास सेक्टर पहुंचना है। तो पता चला कि यहाँ पर भी कुछ टेररिस्ट आए हुए हैं। शुरुआत में टेररिस्टों की इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद वहाँ तोलोलिंग के ऊपर जब युद्ध शुरू हुआ, धीरे धीरे आभास हुआ कि यहाँ पर टेररिस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी है। और 22 दिन तक उस पहाड़ी पर युद्ध लड़ते रहे और 22 दिन के अंदर हमारी यूनिट ने 18 ग्रेनेडियर ने 2 अफसर, 2 जूनियर कमीशन अफसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप वापस प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर एक के बाद एक टास्क हमें मिलते चले गए और उनमें सफलताएं हमने प्राप्त की। फिर आखिरकार हमें टाइगर हिल टॉप को फतेह करने का भी आदेश दिया गया। तो बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर ने, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टास्क था, तो सभी जवानों को उस टास्क के बारे में ब्रीफ किया, डिटेल में जानकारी दी। क्योंकि द्रास सेक्टर की वो सबसे ऊंची चोटी थी जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट। तो इसको किस तरह से फतेह किया जाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग, डीपली प्लानिंग की गई। तो उसमें निर्णय लिया गया कि सबसे पहले घातक प्लाटून टाइगर हिल टॉप के ऊपर अटैक करेगी, हमला करेगी। उसकी सपोर्ट के लिए कुछ दूसरी कंपनियों को डिटेल किया गया। तो इस तरह की पूरी रणनीति बनने के बाद तो घातक प्लाटून यानी एज कमांडो टीम, उसके बहुत सारे जवान हमारे तोलोलिंग टॉप की लड़ाई में शहीद हो गए थे। तो उन जवानों की आपूर्ति करनी थी, नए दूसरी कंपनियों से जवानों को उसमें शामिल करना था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है।
मैं भी इस धरती पर कोई विशेष शक्ति लेकर के पैदा नहीं हुआ, आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। ना ही कोई विशेष योग्यता थी कि जिसके तहत मैं फ़ौज में भर्ती हुआ, बल्कि एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ आम नागरिक सैनिक ही था। कोई विशेष पहचान नहीं थी। लेकिन 22 दिन की जो लड़ाई हमने तोलोलिंग टॉप पर लड़ी, हम 15 जवानों की एक टीम थी जिसका काम था नीचे से जो फॉरवर्ड में ऊपर जवान लड़ रहे हैं उनको अमनेसन खाना पानी पहुंचाना। तो हम 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना थके, बिना रुके, बिना सोए चलते ही रहे। और उसी काम से हम तीनों जवानों की एक पहचान बनी कि ये फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इनको इस टीम में शामिल किया जाए। इस प्रकार से मुझे उस टीम का सदस्य होने का सौभाग्य मिला। और फिर हमने कुछ दिन तक उसकी जो है रिहर्सल शुरू करी, प्रैक्टिस शुरू करी, और आखिरकार हमने 2 जुलाई को उस पर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। टाइगर हिल इतनी आसानी से जीतने वाला ऑब्जेक्टिव नहीं था। हाइट 17,000 फीट, जो कि दुश्मन दूर से दूर हमें आसानी से देख करके बर्बाद कर सकता था। इसलिए रात का सहारा लिया। रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में छुपे रहते थे, फिर रात भर चलते थे। तो इस प्रकार से 2 रात और 1 दिन का हमने सफ़र तय किया दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच। मौसम की मार एक अलग से थी। और तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरे आँखों के सामने ऐसे दृश्य था, शायद वो कल की ही तो बात है। मुझे याद है कि सुबह का वक्त होने वाला था। बिल्कुल खड़ी चट्टान जिस पर चढ़ना नामुमकिन सा था। तो रस्सियाँ बांध करके हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया। तो जब ऊपर चलना शुरू किया तो पत्थर तो फिसलेंगे, हमारी भी आवाज़ हुई। दुश्मन को ये पता चल चुका था कि हिंदुस्तान की फ़ौज अब यहाँ पहुँच रही है। तो जिन रास्तों से हम चढ़ रहे थे उस रास्तों के दोनों तरफ दुश्मन के बंकर थे। दोनों तरफ से फायरिंग हुआ, रास्ता कटअप हो गया। केवल 7 जवान हम ऊपर पहुँचे। ऊपर पहुँचते ही सामने दुश्मन की 2 बंकर, आमने सामने की मुठभेड़ हुई और उसमें पाकिस्तान के 4 जवानों को हमने मार गिराया। तो फर्स्ट लाइट हो चुकी थी। वहाँ से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। ऊपर से बैठे हुए दुश्मन ने देखा कि हिंदुस्तान की फ़ौज यहाँ तक पहुँच गई है। 5 घंटे तक हमारे ऊपर ज़बरदस्त फायर हुआ। 1 इंच हम भी आगे नहीं बढ़ पाए तो 1 इंच उनको भी नीचे नहीं उतरने दिया। और धीरे धीरे जब लड़ते लड़ते अमनेसन सब समाप्त होने लगा तो फिर हमने एक और नई रणनीति को अपनाया कि अब दुश्मन का जब भारी गोलाबारी होगा तो उसी के बीच अपने फायर को बंद करेंगे ताकि दुश्मन पत्थरों से निकल कर के बाहर आ जाए और उनको हम आसानी से मार गिराएं। तो जैसे दुश्मन की भारी गोलाबारी हुई, उसी गोलाबारी के बीच हमने अपना फायर बंद किया। और 20-25 मिनट तक जब फायर नहीं हुआ तो दुश्मन ने सोचा कि शायद या तो अमनेसन ख़त्म हो गया या इनका ये मारे जा चुके हैं। तो 10-12 पाकिस्तान के जवान, सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था, उससे निकल कर के से सामने आए। तो 3 हम अलग अलग पत्थरों के पास बैठे हुए थे। जब वो बिल्कुल हमारे नज़दीक आए तो हमने एक साथ उनके ऊपर फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा होगा, सबको मौत के घाट सुला दिया। अब हमने उन्हीं का अमनेसन, उन्हीं का वेपन उठा करके फायर करने लगे। लेकिन 1-2 जो बचा था उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बता दिया कि हिंदुस्तान के वहाँ पर 8 या 10 ही जवान हैं। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। और हमला इतना ज़बरदस्त, 20 मिनट तक जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे अंधाधुंध गोलाबारी किया। उसके बाद धीरे धीरे वो पत्थर फेंक करके हमारे नज़दीक आने लगे, लेकिन हमने फायर नहीं खोला क्योंकि हमें पता था कि फायर खोलते ही हमारी लोकेशन जाहिर होगी और दूर से दूर हम आसानी से बर्बाद हो सकते हैं। तो एक जो सैनिक वहाँ पर बैठा होता है वो मरने के लिए नहीं, मारने के लिए होता है। तो हमने बैठे रहे, हम सोचते रहे। जब वो काफ़ी नज़दीक आए तो तब हमने उनके ऊपर फायर खोला। मैंने उन पलों को जिया है कि कैसे मेरा एक एक साथी अपने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान त्यागता जा रहा था। मेरे जख्म लग चुके थे, पैर में नाक ये पूरी कट चुकी थी यहाँ से पूरा। तो एक मेरे सामने साथी था, मैं उसको फर्स्ट एड करने के लिए बोला। उसने फिल्ड पट्टी निकाली, उसका हाथ यहाँ तक पहुँचा होगा, यहाँ पे गोली लगी।
एक मेरे बगल का साथी जिसने ट्रेनिंग भी साथ में किया था, उसको सीने में ब्रस्ट लगा, वो भी मेरी गोद में लेट गया। जिसके सामने उस पल भर के अंदर दोनों साथी को गोलियों से भूनता हुआ देखता है तो क्या बेइज्जती होगी। उसके बाद उनको जब यकीन सा हो गया, क्योंकि मैं जख्मी इतना हो गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद होने लगा था, बेहोशी छाने लगी थी, लेकिन अभी तक देख पा रहा था। तो उनके कमांडर्स ने बोला कि साले ये मर चुके हैं, इनको रीचेक करो। तो मैं भी ऐसी तरह से पड़ा हुआ था। पाकिस्तान के जवान एक एक हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दाग रहे थे, तो डेड बॉडी ऐसे उछलती थी हमारी। तो उसने फर्स्ट में बाजू में, पैर में, जांग में गोली मारी। उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा, देखता रहा कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस दर्द को चेहरे पर आने ही नहीं दिया, पीता रहा उसको। जब वो गोली मार करके चला गया, तो तब फिर एक अपने मन के अंदर विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक भी नहीं करूँगा और मैं जिंदा भी रहूँगा। उसी विश्वास की बदौलत आज मैं बैठा हुआ भी हूँ, आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ। काफ़ी देर के बाद उसके कमांडर ने बोला कि इनके हथियार उठा लो, तो एक जवान उनका दोबारा से गोलियाँ मारने लगा, एक वेपन उठाने लगा। तो फिर भी आकर के उसने मेरे बाजू में, पैर में गोली मारी। जब एक कदम आगे चला, जब उसने राइफ़ल मेरे सीने की तरफ करी, तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। तो कहते हैं कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई, जब तक ऊपर से मौत ना आई है उसको मार भी नहीं सकता है। उस समय बहुत छोटी सी उम्र थी, तो इस देश को भारत माँ क्यों बोलते हैं ये समझ नहीं थी, लेकिन आज समझ है। ये कंकर और मिट्टी वाली ज़मीन नहीं, बल्कि एक सजीव है। ये वो माँ है जो अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को ज़रूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ ने उस समय मुझे माध्यम चुना होगा, तभी तो जब उसने गोली चलाई तो सीने के ऊपर यहाँ पे पर्स रखा था, उसमें 5-5 रुपए के कुछ सिक्के थे, वो भी इकट्ठे हो रखे थे। गोली लगी तो उन सिक्कों पे लगी और रिकोचिट हो गई। गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि मैं तो मर गया हूँ। अगले ही पल पाकिस्तान का जवान आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया। जब वापस मुड़ा, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा, तो मुझे एकदम से चेतना आई और मुझे लगा यार मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज़ है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, अपना ग्रेनेड निकाला, उसके ऊपर ऐसे फेंका। जो कोट के अंदर हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया था, उसका सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से जो पाकिस्तान के जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से फौज आ गई है। बस वही एक मौका था। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफ़ल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं। इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। एक हाथ से राइफ़ल उठाया, फिर वहाँ से फायरिंग किया। 3-4 को मौत की नींद सुलाया, फिर इसी हाथ से पलटा खाया। 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको यकीन दिला दिया कि यहाँ पर अकेला नहीं, नीचे से फ़ौज की दूसरी टुकड़ी आ गई है। बस उनके हौसले परस्त हो गए थे और वहाँ से भाग खड़े हुए। 3-4 मीटर आगे जब गया, देखता हूँ सामने उनका लंगर था, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनके वेपन का डिप्लॉयमेंट, सब कुछ देखने के बाद फिर मैं वापस रिटर्न हुआ। क्योंकि भागते हुए जो हमारा नीचे 500 मीटर नीचे एक MMG पोस्ट था, उसके ऊपर हमला करने के लिए उसने मैसेज दे चुका था। उस पोस्ट को बचाना था किसी भी करके। फिर मैं वापस रेंगता हुआ अपने साथियों के पास आया, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है मेरी तरह इनमें से कोई साथी जिंदा होगा। एक एक को आकर के देखा, किसी का सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। बहुत देर बैठ कर के रोया। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न तो उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव। ये भी पता नहीं कि रात को किन रास्तों से, किन रस्सियों से चढ़ कर के ऊपर आए हैं। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, पहाड़ी पहाड़। किधर हिंदुस्तान है, कहाँ पाकिस्तान है, मुझे नहीं पता। वहाँ पड़ा हुआ सोचता रहा, रोता रहा। हाथ की हड्डियाँ जब आपस में टकराने लगी तो असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद ये कट गया। हाथ को तोड़ने की कोशिश पे करी, टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे डाला, बेल्ट में फंसाया, सोचता रहा। कहते हैं कि अगर निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परमात्मा को याद करते हैं तो शक्ति ज़रूर साथ देती है। तभी वो ऐसी आवाज़ सुनाई दी, जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ लुढ़क जा।
मैं उसमें लुढ़कता हुआ बहुत नीचे तक आया तो एकदम से गड्ढा आगे एक हाथ से राइफल पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा कि शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। तो नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नज़र आए, उनको आवाज़ दिया। जैसे अभी आप लोग फिल्मों के अंदर देखते हैं कोई ग्रेनेड फटता है तो पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई नहीं कह रहा था कि ज़िंदा रहेगा, लेकिन मेरे मन के अंदर विश्वास था कि मैं ज़िंदा रहूँगा। मैं उनको बोला सर मुझे कुछ नहीं होगा, पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। मैं इतना कहते कहते फिर कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया। वहाँ तक कोई ऐसे संसाधन नहीं थे जो जल्दी से जल्दी मुझे वहाँ पर पहुँचा सकें। जवान मुझे कंधे पे डाल करके कमांडिंग ऑफिसर तक पहुँचाया। इतना ब्लड निकल चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। तो उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता कौन हूँ मैं कहा साहब आवाज़ सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। साहब बहुत तेज़ सर्दी लग रही है। तब उन्होंने एक टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, कुछ पानी पिलाया, थोड़ी और एनर्जी सी आई। तब उन्होंने बोला बेटा कुछ बता सकता है? हाँ साहब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम इन्फॉर्मेशन उनको दिया। उन्होंने लास्ट में पूछा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं साहब जवान की रिक्वायरमेंट हमने सन फील्ड पट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए। साथियों 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाला बिस्कुट का पैकेट 2 बंदों ने सिर्फ आधा खा पाए थे, आधा तो बैलेंस ही था। भूख नहीं लगती है साहब। भाई इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद में होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने अटैक किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था, सीज फायर हो गया था, और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद मैं भी भारतीय सेना में शामिल हुआ और 25 साल सेवा करने के बाद अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ और समाज के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ हूँ। आज नागपुर में नागपुर वासियों के बीच हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी आपने कारगिल युद्ध लड़ा, उसके बाद सेना का सर्वोच्च पदक आपको मिला, परमवीर चक्र मिला, ये अनुभव कैसा था? ये एक सैनिक के लिए सपने जैसा ही होता है, क्योंकि वो सैनिक कभी किसी उसके लिए नहीं बल्कि जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लड़ता है, और लक्ष्य की प्राप्ति करते करते वो इस तरह से उसको ये अवार्ड अगर मिलता है तो वो उससे बड़ा और उसके लिए पुण्य और खुशी के पल हो ही नहीं सकते। जी सर, आपने कहते कहते ये कहा कि कर्तव्य भी होना चाहिए। आप अधिकारों की बात करते, कर्तव्य की बात नहीं करते। एक सैनिक के तौर पर आप क्या कहोगे भारत के नागरिकों को? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से एक सैनिक अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करते हुए देश की रक्षा और सुरक्षा में देशवासियों की हिफाजत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, तो मैं देशवासियों से ये कहूँगा कि जो हम अधिकारों के लिए विरोध जताना शुरू करते हैं तो कभी अपने कर्तव्यों के ऊपर भी ध्यान दे दीजिए कि हमारे जो कर्तव्य, हमारे जो दायित्व वो क्या हैं। अगर हम एक यूथ, एक आम नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगा तो हमारा राष्ट्र सशक्त और समृद्ध होगा। तो ये तो थे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने 19 साल की उम्र में कारगिल युद्ध लड़ा, अपने शरीर पर 15 बंदूकें की गोलियां झेली, बावजूद इसके हार नहीं माना और कारगिल युद्ध में भारत को विजय प्राप्त कर दिया। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। एक सफल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, खुद टेंडर भरना सीखना चाहते हैं, तो खुद टेंडर भरना सीखे अपने नागपुर में। मिलेगा सीखने का मौका। PWD, ZP, नगर परिषद, नगर निगम के टेंडर भरने का 2 दिवसीय कार्यशाला दिनांक 3 और 4 फरवरी 2022 को, समय सुबह 10 से शाम 6 बजे तक। हमारी वेबसाइट www.civilengineeringiit.in। हमारा पता रुचकर असल महाराष्ट्रियन व्यंजन 208S अंबाझरी रोड, बजाज नगर, नागपुर 440010। सीमित जगह उपलब्ध, तुरंत कॉल करें 8956131064 पर।